नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने प्रमुख अधिनियम और चार्टर एक्ट से संबंधित क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल का परिचय इसमें जोड़ा गया था पहली बार। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया। तो याद रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में स्थानांतरित कर दिया था। वहीं बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था। तो इसके अनुसार गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों वाली एक परिषद नियुक्त की गई थी। वहीं अगला देखते हैं, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। वहीं आगे देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा। वहीं जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में। आगे देख लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के बाद लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? तो दोहरी नियंत्रण प्रणाली। इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की। दोहरी प्रणाली की स्थापना के तहत इसने निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, ये याद रखिएगा। दोहरी प्रणाली की 1784 में स्थापना की गई थी। और देख लेते हैं, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद को कमांडर इन चीफ सहित 3 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ सहित 3 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं, चार्टर एक्ट 1813। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेज व्यापारियों की मांग क्या थी? तो अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की, जिसके तहत कंपनी के एकाधिकार का अंत कर दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं, हालांकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। तो कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अधिकार प्राप्त था। उसके अलावा अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। शिक्षित मूल निवासियों को सहायता पहली बार दी गई थी, जिसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए पहली बार दिए गए थे। तो याद रखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भारत में दिए गए थे। अगला देख लेते हैं, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही मिली थी। तो आगे देख लेते हैं अगला अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत चीन के साथ और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल का परिचय, अर्थात अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। वहीं विधि आयोग की स्थापना भी इसके तहत की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने। तो याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अगला अधिनियम देख लेते हैं, अगला चार्टर एक्ट ये था 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय विधान परिषद की स्थापना इसके तहत की गई थी। सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सबके लिए खोल दिया गया था। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार सेवाओं को लिए
सीमाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सबके लिए खोल दिया गया। वहीं भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की गई थी। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन ये सिफारिशें मूलतः लागू नहीं हो पाई थी। ये भी याद रखिएगा, सिफारिशें तो की गई थी लेकिन ये मूलतः भारत में लागू नहीं हो पाई थी। अगला अधिनियम देखते हैं। यह भारत सरकार अधिनियम 1858। ये 1857 की क्रांत के बाद लाया गया था, अर्थात वर्ष 1857 के विद्रोह का परिणाम था 1858 का अधिनियम। वहीं कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया यहाँ पर, और सीधे ब्रिटिश सरकार भारत के किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह हो गई। वहीं वायसराय का परिचय कर दिया गया, अर्थात भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय से बदल दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1861 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुई? तो 1861 के चार्टर अधिनियम से। वहीं कानून बनाने की संस्था में सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये याद रखिएगा, कानून बनाने की संस्था में सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। वहीं वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, वो भी अनुच्छेद 123 के अनुसार। तो ये 1861 का भारत शासन अधिनियम से ये चीज़ हमने ग्रहण किया है। प्रांतों के लिए विधानमंडल का गठन किया गया। वहीं प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये 1861 का भारत सरकार अधिनियम के तहत ये सारे प्रावधान किए गए थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1892। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी हो गई थी। वहीं बजट पर बहस करने और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार, ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि बजट पर बहस करने और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया था? तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909। सबसे पहले तो इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? ये मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। वहीं देख लेते हैं आगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1909 ईस्वी में। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली शुरू हुआ था 1909 ईस्वी में। मताधिकार का अधिकार बढ़ा दिया गया था सन 1909 में, और 5 से 15% लगभग कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई। इसके अंतर्गत विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित वहीं दूसरा आरक्षित। तो इसके तहत विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक में तो हस्तांतरित थे, दूसरा आरक्षित। आरक्षित को वायसराय के अधीन कर दिया गया था, वहीं हस्तांतरित को विधायिका के अधीन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इस विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। वहीं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर ईसाई, सिख व आंग्ल भारतीयों आदि तक कर दिया गया। तो 1919 का मार्ले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तारित कर दिया था। वहीं देख लेते हैं 1919 में ही सिविल सेवकों के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का फिर गठन कर दिया गया। तो यह याद रखिएगा, यूपीएससी का गठन 1926 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया। शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। वहीं केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई 1935 में ही। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत
वहीं प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी हुई। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई। वहीं आरबीआई की स्थापना हुई 1935 ईस्वी के अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा ही। तो याद रखिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के लिए किए गए थे। आगे देख लेते हैं अंतिम अधिनियम, ये है भारत सरकार अधिनियम 1947। यह योजना भारत की आज़ादी की अंतिम योजना थी। सबसे पहले इसके तहत 2 राष्ट्रों का प्रावधान किया गया, भारत और पाकिस्तान। वहीं भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। तो ये 1947 के तहत भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ये इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बना दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्टार लगाइएगा विभागीय प्रणाली के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, वो भी 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। 1892, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ? तो प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये द्वैत शासन शुरू हुआ था। इसको मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन प्रांतों में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, अर्थात एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा के रूप में 2 मंडलीय सदन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मौर्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम को मौर्य मिंटो सुधार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी को
पार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन खत्म हुए। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जिससे आपको इस क्लास का PDF मिल जाए। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन